नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। 2014 में जिस पार्टी को केवल 44 सीटें मिली, सबसे शर्मनाक हार हुई। 2019 में जिसे केवल 52 सीटें मिली और 2024 में भी जो पार्टी 100 सीटों का अंक नहीं छू सकी, उस पार्टी के जरा सपने देखिए, अहंकार देखिए, दंभ देखिए और उसका जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका ज़रा एक बयान देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। सुन लेते हैं। 400 पार कहां गए भाई तेरे 400 पार 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे। ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। तो इसलिए मैं कहूंगा भाइयों, आप निराश मत हो, लड़ो। आपके सरदार, आप लोगों के कैप्टन मजबूत है। मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा देखी आपने? कहाँ गए तेरे 400 सीट, तेरे 400 सीट। और अगर 20 सीटें हमें और मिल जाती, यानी 98 प्लस 20, 118 सीटें भी अगर कांग्रेस को मिल जाती, तो 240 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी का नेता और तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनकर के हिस्ट्री क्रिएट करने वाला नरेंद्र मोदी जेल में होता। ये जेल भेजने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्यों भेजना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को जेल? और ये कह रहे हैं कि आपके कारनामे ऐसे हैं, आपके कर्म ऐसे हैं कि आप जेल में जाते। एक तो इस साइकी को, इस अहंकारपूर्ण वक्तव्य के पीछे की मंशा को समझने की कोशिश करेंगे और ना भूलें, मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े हुए एक ट्रस्ट को कर्नाटक में जिस बेहयाई के साथ कानून को, नियम को ताक पर रख कर के जमीन अलॉट की गई है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके बेटे पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं। अभी राज्यपाल ने वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, उनके खिलाफ भी एक जमीन घोटाले में जांच के आदेश दिए हैं, उसको मंजूरी दे दी है। ना भूलें, जो नेशनल हेरल्ड केस है, वो धीमे धीमे ही सही, लेकिन सही दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ना भूलें, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, उसके बारे में भी ये जानकारी मिल रही है कि इटली से कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग, उससे रिलेटेड दस्तावेज जब G7 समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, तो वहां की प्रधानमंत्री ने उनको हैंड ओवर कर दिए थे। यानी कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है कि आने वाले दिन उनके लिए कितने खतरे भरे होने वाले हैं। और इस सब के बीच अगर मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह की धमकी देते हैं, इस तरह का फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपना पब्लिकली कि अगर 20 सीटें हमारी ओर आ जाती, बहुमत की दरकार महसूस नहीं कर रहे ये लोग के कांग्रेस की बहुमत हो जाए किसी तरीके से तो हम कुछ करें। नहीं, 118 सीटें भी अगर आ जाती और जो बाकी का पूरा इनका इंडी गैंग है, इनके साथ मिलकर के, तो ये बड़ा खेल कर सकते थे। और हम क्यों भूल जाते हैं ये चीजें? 2004 में जब मनमोहन सिंह यूपीए गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो कांग्रेस के पास केवल 145 सीटें ही तो थी। और जब 2009 में फिर से वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो इनके पास केवल 206 सीटें थी। यानी बहुमत तो इनको 1984 के बाद कभी मिला ही नहीं। इसके बावजूद 2 बार बहुमत वाली और तीसरी बार एनडीए के बहुमत वाली सरकार के प्रधानमंत्री को ये धमकी दे रहे हैं, खुली धमकी दे रहे हैं मंच से कि जेल में डाल देते हैं। मेरे साथ आपके चिर परिचित वरिष्ठ पत्रकार प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी जुड़ रहे हैं।
उनसे जुड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक तो कह रहे हैं कि आपके कैप्टन बहुत मजबूत हैं। कैप्टन कौन? राहुल गांधी। उनको लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष वो नहीं हैं, कांग्रेस के सर्वे सर्वा वो नहीं हैं, बल्कि राहुल गांधी ही हैं। जी, दोबारा जोड़ लेते हैं, कनेक्शन कट गया था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही है, तो ये 30 सेकंड का वीडियो है, फिर से सुन लेते हैं। 400 पर कहां गए भाई तेरे 400 पर? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे। ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। तो इसलिए मैं कहूंगा भाइयों, आप निराश मत हो, लड़ो। आपके सरदार, आप लोगों के कैप्टन मजबूत है। अनुपम जी। देखिए साहब, 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे 55 साल के राहुल गांधी को कैप्टन बताते हैं, सोनिया गांधी को अपनी राजनीति का सर्वे सर्वा अपनी मालकिन बताते हैं खुलेआम। तो अब जब यहाँ तक बात पहुंच गई है तो फिर क्या ही कहा जाए। तो राहुल गांधी का इशारा होता है और सब शुरू हो जाता है, एकदम एक लाइन में शुरू हो जाता है। मुझे जेल भेजने से मुझे याद आया, अलका लामा ने एक बार बयान दिया था कि साहब हम लोगों से बड़ी हो गई गलती। तो 2014 के पहले ही हमको किसी तरह ये केन प्रकरण किसी भी मुकदमे में फंसा कर मोदी को और शाह को जेल भेज देना चाहिए था। अगर भेज दिया होता तो आज ही हम 2014 में कह रही थी, तो आज हम ये दिन नहीं देख रहे होते। तो सारा सारा पछतावा इसी बात का है कि साहब हम मोदी को शाह को जेल क्यों नहीं भेज पाए। साहब वो कैसे आके खड़े हो गए और अब एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म हम पे हावी होते जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की जहां तक बात है, मैं मानता हूं कि उनको आप बख्श सकते हैं। उनकी कोई विचारधारा नहीं है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जिनकी माता जी को रजाकारों ने, मुस्लिम रजाकारों ने उनकी आंखों के सामने जिंदा जला दिया हो, अगर वो सनातन को कोड़ बता रहे हैं तो फिर आप इसी से उनकी आइडियोलॉजी समझ लें। उनका लड़का सनातन को कोड़ बता के खत्म करने पर आमादा है। तो आपकी माँ को जिंदा जला दिया मुस्लिम रजाकारों ने, और दिक्कत आपको आ रही है हिंदुत्व से और हिंदू धर्म से और सनातन से। तो ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ मौका परस्ती है। लड़का मंत्री हो गया, दामाद सांसद हो गया, अरबों खरबों की दौलत हो गई, अभी भी हवस खत्म नहीं हो रही है। टेक्नोलॉजी पार्क में आपने बीघो जमीन ले लिया, लूट खसोट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और बात बात पे सोनिया गांधी के चरणों पे लौट जाना राहुल गांधी के सामने। उसके बाद आपने वो भी वीडियो देखा है जिसमें ये सुप्रिया श्रीनेत से या किससे शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि जैसे ही साहब राहुल और प्रियंका आते हैं, हमारे कार्यकर्ता, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मुझी को धक्का देके किनारे कर देते हैं। तो ये तो इन लोग के हाल है साहब। ये तो इनकी आप देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देख लीजिए, चलने लायक नहीं बचे, व्हील चेयर पे आ गए कि संसद में नहीं आते थे। व्हील चेयर पे उनको लाया जाता था सिर्फ वोट डालने के लिए, भाजपा के खिलाफ केवल वोट डालने आते थे, लेकिन राज्यसभा बनी रहे साहब, राज्यसभा बनी रहे। तो अब जब ये हालात हैं तो इन हालातों में क्या ही कहा जाए, आप बताएं ओंकार जी इनको। और रही बात कि सबको जेल में डाल देते, तो ये जो मोहब्बत की दुकान का इन्होंने परिचय दिया है, मैं बार बार कहता हूं कि इस समय अगर चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों कांग्रेस से मिल जाए तो भी उनकी सरकार नहीं बनती। और ये कह रहे हैं 20 सीट और हो जाते हैं, 99 की जगह 119 आ जाते तो राहुल गांधी दुनिया के प्रधानमंत्री हो जाते। क्या मतलब, ना बेस सिर पैर की बात। मैं बार बार कहता हूं कि इसको समझें, कांग्रेस के जितने नेता हैं वो जनता की तरफ, जनता से मुखातिब नहीं है, वो जनता से बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के हर नेता का बयान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से संबोधित है। उनका हर बयान, उनका हर ट्वीट, उनका हर पोस्ट सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के लिए है, जिसको वो बार बार अपनी लॉयल्टी साबित करना चाहते हैं। और साबित भी क्यों करना चाहते हैं, आपको याद होगा
जिस समय राज्यसभा की सूची जारी हुई टिकट की और उसमें पवन खेड़ा का नाम नहीं था, तो उन्होंने ट्वीट किया शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। तो जहां राज्यसभा टिकट के लिए तपस्या हो रही हो, जहां पे हर बात सिर्फ नेता को ये बताने की हो, इस बात की होड़ हो कि नेताजी को जूता कौन पहनाएगा, तो उसमें फिर इन बयानों के अलावा और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अनुपम जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, ये जेल में डालने का काम क्या किसी सरकार का होता है, किसी प्रधानमंत्री का होता है या अदालत का होता है, जांच एजेंसियों का होता है, किसका होता है? सिर्फ और ये अदालत का, माइक सिर्फ अदालत माइक का, सिर्फ माइक अदालत का। पर माइक पर खड़े होकर के ये नेता क्यों धमकी देते हैं, जेल में डाल देते? जेल में पहली डालने की बात, औकात है क्या किसी नेता की? नहीं नहीं, औकात छोड़े, साल संविधान नहीं है, कानून नहीं है, जेल कोर्ट भेजती है। जब आप कहते हैं मोदी जी ने जेल भेज दिया, मोदी जी जेल नहीं भेजते। और जब आप कहते हैं हम जेल भेज देंगे, तो आपकी संवैधानिक रूप से वो हैसियत नहीं है। संविधान में जेल सिर्फ और सिर्फ कोर्ट भेजती है। सरकार का काम है कि पुलिस के जरिए अपराध किसी ने जो भी अपराध किया हो उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे। फिर वो जेल पे जाएगा कि बेल पे जाएगा कि रिहा होगा, ये तीनों ही परिस्थितियां कोर्ट तय करती है। एक मैं ये भी जानना चाहता हूं कि हम कांग्रेस के नेताओं के, जितने भी नेताओं के हम बयान सुनते हैं, वो जाति की बात करेंगे, वो दूसरी बातें करेंगे, लेकिन हम देश की सेवा करेंगे, हम प्रदेश की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, जिन्होंने हमें चुना है, हमें उनके लिए काम करना है, हम बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे, हम शिक्षा, स्वास्थ्य इस क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, हम गरीब को दूर करने की कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ें हमें सुनने को क्यों नहीं मिलती हैं कांग्रेस से? साहब ये सब चीजें तो आपकी कर्नाटक में सरकार है, आप वहां कर देना। हिमाचल में आपकी सरकार है, आप कर देना। राजस्थान में अब तक आपकी सरकार है, आपने कर देना था ना। छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में आपकी सरकार है, आप कर देना। यही तो इन पे सबसे बड़ा सवाल है कि जहां तुम्हारी सरकार है वहां जाति जनगणना क्यों नहीं, वहां जाति सर्वे क्यों नहीं करा रहे हो? जहां तुम्हारी सरकार है वो सब दिवालिया क्यों हो रही हैं? पंजाब की सरकार मुंह खोले दिवालिया पड़ी है, हिमाचल में तनख्वाहें नहीं बट रही हैं, पेंशन का वादा है और तनख्वाह नहीं बट रही है साहब। अब आप बताएं। और इसको आप मानकर चलें कि इन्होंने विपक्ष में रहने का मतलब ये समझा है कि कुछ भी बोलते रहो, किसी चीज की कोई जवाबदेही नहीं। और ये जो कह रहे थे अपने उद्बोधन के आखिर में कि जल्दी रहो। आपके कैप्टन बहुत मजबूत हैं, ये इनके मजबूत कैप्टन कैसे-कैसे लोगों से मिल रहे हैं? और ये मिलने के पीछे, इन मुलाकातों के पीछे उनका हेतु क्या है साहब? देखें कप्तान, लगता है अनुपम जी का जो कनेक्शन है या लाइट है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अ, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अब राहुल गांधी लंदन जाते हैं तो, अमेरिका जाते हैं तो, कैसे-कैसे लोगों से मिलते हैं और उनमें कैसे-कैसे चेहरे होते हैं, जो भारत विरोधी हैं, जो भारत के खिलाफ अमेरिका में, सीनेट में प्रस्ताव लेकर के आती है। ऐसी महिला के साथ, ऐसी महिला सांसद के साथ उनकी मुलाकात होती है और वो पीओके जाती है, पाकिस्तान सरकार के खर्चे पर जाती है और इज़राइल के खिलाफ वो ज़हर उगलती है। तब अमेरिका गवर्नमेंट जो है, उसको अपने फॉरेन डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारियों से मुक्त करती है। ऐसे-ऐसे लोगों से ये मिलते हैं। मकसद क्या है आखिर? जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो भारत के खिलाफ विदेशों में बैठ कर के मुहिम चलाते रहते हैं, उन लोगों से ये मुलाकात करते हैं जाकर के।
जी, अनुपम जी अपनी बात पूरी करिए। एक्चुअली सर, प्रयागराज में कुंभ मेला होने वाला है जी, और बारिश बारिश के अलावा एक चीज और हो रही है कि जगह जगह सड़कें बन रही हैं, बड़ी उनको चौड़ीकरण हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो इसके चलते यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बाधित है। पूरे शहर जी, का एकदम नवीनीकरण हो रहा है, तो जी, करोड़ों जी, लोग जी, आएंगे, उनको अकोमोडेट करने के लिए एक इंतजाम हो रहा है। तो जी, बहरहाल जी, जो मैं बात कह रहा था कि साहब, आप आपने विपक्ष का मतलब सिर्फ ये रखा है कि आप आए माए शाए कुछ भी कह सकते हैं और आपकी जिम्मेदारी है। अब आप अमेरिका होके आए, अमेरिकी विजिट ये हमेशा करते हैं, लेकिन ये विजिट इनको इतनी उल्टी पड़ी है ओंकार जी कि आपके इलान उमर से मिलना, रिजवी से मिलना, आपको खास तौर से जो सिखों पे आपका बयान आया है उस पर तो मैं कांग्रेस नेताओं से बात करता हूँ ओंकार जी, वो अपने बाल नोचने लगते हैं। प्राइवेटली आप बात कीजिए, अपने बाल नोचने लगते हैं भैया क्या क्या डिफेंड करें, कैसे डिफेंड करें, बंदा कुछ भी बोल दे रहा है। दिक्कत ये कि उनको ये कोई बताने वाला नहीं है। सिखों की जो राजनीति है भारत में, वो लगातार आप पंजाब से देख लीजिए कि वो भाजपा के खिलाफ जा रही है। लगातार जो सिख वोट पड़ रहा है वो भाजपा के खिलाफ वोट रहा है। लेकिन इस मामले में तो सिख परेशान हो गए कि राहुल गांधी क्या बोल दिया यार, इसको कैसे डिफेंड किया जाए। तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक सिख मिला इनको समर्थन देने के लिए, वो है पन्नू। पन्नू के अलावा आप देखिए एक भी सिख का समर्थन नहीं आया, एक भी सिख का समर्थन नहीं आया। आप सिख समुदाय के लोगों को देख रहे हैं प्रदर्शन करते हुए, हाथ में प्ले कार्ड लेके खड़े हैं, जो पन्नू का यार है, गद्दार है, गद्दार है। हाँ, तो आप मतलब कैसी बातें कर रहे हैं। माइनॉरिटी कमीशन जिसका चेयरमैन सिर्फ मुसलमान होता था, पहली बार सिख है लालपुरा जिसने भिंडरा वाले को गिरफ्तार किया था। पुरी और बिट्टू दो दो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इस बारे में तुम लोग पहले भी बात कर चुके थे। कुल मिलाकर ये अमेरिका की विजिट राहुल गांधी को सर एकदम उल्टी पड़ी है, एकदम उल्टी पड़ी है। मतलब एक 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 सवाल राहुल गांधी से ये जरूर होना चाहिए कि भाई जो बातें आपको यहाँ, अगर आपको कुछ गिले हैं, शिकवे हैं, जितने भी फर्जी हैं, सही हैं, आप संसद में उठाएं, देश में उठाएं। इन बातों को कहने के लिए आप विदेश क्यों जाते हैं, आप विदेश क्यों जाते हैं और हर बार आप जाके विदेश में, ये तो मैं आपको हर प्रोग्राम में लगातार यही बात कह रहा हूं साहब कि विदेश में जाके उन लोगों से ये कहना कि आप हमारे देश में दखल दें, ये सीधे सीधे देशद्रोह है, ये गद्दारी है। इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और राहुल गांधी को चेक किया जाना चाहिए क्योंकि अब बहुत हो रहा है। और वैसे भी आप देखें, वहां पे आपने कल से एक वीडियो की गायिका, अभिनेत्री और है, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल है, अमरीकी गायिका है और यस, जिन्होंने अश्वेत अश्वेत समाज से प्रधानमंत्री आती हैं। मोदी के हाँ जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पैर भी छू लिए थे जब वो अपना प्रोग्राम देने के हाँ बाद। हाँ, वो उनकी बात बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा राहुल गांधी जब से आए हैं अमेरिका, तब से वो अपने देश को गाली दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी शख्स उस आदमी की बात सुनना चाहेगा जो बाहर आकर अपने देश को गाली देता हो। नेता वो होता है जो बाहर निकल के अपने देश और देश की विरासत पे गर्व करे। इसीलिए लोग मोदी से प्यार करते हो और राहुल गांधी को डिसमिस करते हैं। आप सोचिए, ये आपको इंडिपेंडेंट वो मिल रहा है, एक वर्जन मिल रहा है। अरे भाई कौन कैसे, मुझे याद है पिछली बार इंग्लैंड गए थे तो वहाँ एक बुजुर्ग महोदय थे, उन्होंने कहा राहुल जी आप यहाँ जो कुछ भी बोल रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी दादी इंदिरा गांधी जब इंग्लैंड आई थी और उनसे हम लोगों ने कुछ पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मैं विदेशी धरती से भारत के बारे में कुछ बुरा नहीं कह सकती। आप विदेश जाते ही हैं गाली देने के लिए, और कोई काम ही नहीं है आपके पास साजिश करने के लिए। और सारा खेल इसी बात का है कि कंट्रोल्ड इलेक्शन, सारा खेल इसी बात का है। एक 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 वो होता है ना, जैसे एक बच्चे को आप कोई खिलौना दे दीजिए चांद जैसा, तो उसको लगता है मैं असली चांद भी पकड़ लूंगा। तो इसी तरह इनको लग रहा है कि हमने बांग्लादेश में जो कर दिया वो हम अब भारत में भी कर लेंगे। तो भाई कोई इनको बताओ कि भारत बांग्लादेश नहीं है, भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान भी नहीं है, भारत इराक लीबिया सीरिया भी नहीं है। आप भारत श्रीलंका हम भी लोग वो नहीं नहीं है। कर पाएंगे जो आपने, श्रीलंका भी नहीं है जो आपने वहां कर लिया। अरे एक वो पिद्दी सा देश अमेरिका के नीचे क्यूबा, उसका तो आज तक आप कुछ बिगाड़ नहीं पाए। वो नॉर्थ कोरियन मोटा डिक्टेटर, वो आपको रोज आंखें दिखाता रहता, उसका आप कुछ कर नहीं पाए। आप भारत से आप तो, ये अमरीकियों को एक गलतफहमी है। डोनाल्ड लू जैसे लोग जो कि चीन से आए हैं जो, और जिनकी चीनी लीनियज है, तो वो अपनी नफरत में जी रहे हैं और उनको राहुल गांधी जैसे लोग जाके समर्थन कर रहे हैं। आप अपने दिमाग से निकाल दिए, सब कुछ होने वाला नहीं है। आप सिर्फ
अगर आप भारत पे आप आक्षेप लगा रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं, तो इस सूरज पे थूकने के समान है ओंकार जी, जहां थूक अपने मुंह पर पड़ता है। मैं एक साइकी समझने की कोशिश करता हूं आपके जरिए। दंगाइयों पर एक शब्द नहीं बोलती कांग्रेस। जो नक्सलवादी हैं, जो आतंकवादी हैं, उन पर एक शब्द नहीं बोलती है। अभी रेल को उलटने की 40 दिन के भीतर ही 18 साजिशें रची गई हैं। उन पर एक शब्द मुझे कांग्रेस की तरफ से सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये किस तरह का देश बनाना चाहते हैं साहब? अनुपम जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है फिर इंटरनेट की प्रॉब्लम है। इस बीच चलिए दूसरे विषय पर आ जाते हैं। तब तक अनुपम जी जुड़ जाएंगे। एक और विषय है, जो कुछ ये चल रहा है इस समय देश में और जिस तरह की आशंकाएं हमें दिखाई दे रही हैं, जिस तरह का एक नेक्सस हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहा है और जो हमारे इर्द-गिर्द की घटनाएं घट रही हैं। जैसे पाकिस्तान को तो बर्बाद कर दिया है चीन ने और बहुत हद तक उससे पहले अमेरिका ने भी। इसके अलावा अगर आप देखें तो श्रीलंका में जो कुछ हुआ, श्रीलंका भी बर्बाद ही हुआ आर्थिक तौर पर और उस समय अगर भारत उसका हाथ ना पकड़ता तो वो डूब गया होता। अभी हमने बांग्लादेश में देखा है क्या हुआ है और ये चीज़ें अब निकल कर के सामने आ चुकी हैं कि किन-किन का नेक्सस था बीएनपी के साथ, जमात के साथ, जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार भी चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो साहब मेरे सामने है। उसको जरा सुनते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। हमें बहुत सिखाया है। हर आलोचना में से हमारे काम की चीज हमें खोजते रहना है, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। और उसका जवाब यही है, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है। सकारात्मक रास्ता, सेवा भाव का रास्ता, समर्पण का रास्ता, यही मार्ग हमने चुना है, वही मार्ग हमको यहां पहुंचाया है और आगे भी हमारे पुरुषार्थ से, परिश्रम से देश की आकांक्षाओं वाला ये देश भी बनेगा। 2047 जब हिंदुस्तान आजादी के 100 साल मनाएगा, विकसित भारत हमारे नौजवानों के हाथ में हम देके जाएंगे। दोस्तों ये मोदी साहब सर रुके सर, अब सवाल मेरा होगा, आपका नहीं। आप जी क्या इस बात से सहमत है जो माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमको बर्दाश्त बढ़ानी पड़ेगी, जुल्म बढ़ेगा, हमको बर्दाश्त बढ़ानी पड़ेगी? ये गांधीवादी विचार से क्या आप सहमत हैं? ये पब्लिकली पोस्चर है प्रधानमंत्री का और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जो पब्लिकली वो कह रहे हैं वो उसके लिए तैयार होंगे। वो उनके व्यक्तिगत लिए रूप से तैयार, भी वो उसके लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, पर वो जो वो जनता उनको सुन रही है, उनके फॉलोअर जो उनको सुन रहे हैं, वो क्या करें? नहीं, पब्लिक को तो कभी भी कुछ नहीं करना होता है और पब्लिक सरकार को ही करना होता है। नहीं सर, अब जो हालात आ रहे हैं उसको पब्लिक को ही करना पड़ रहा है। अब आप देखें 3 घटनाओं पर मैंने एक वीडियो बनाया था। हालात जमीन पे आ गए हैं साहब। नहीं, मैंने कल एक वीडियो बनाया था और उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। मैंने 3 घटनाओं का उल्लेख किया है अनुपम जी। एक मैंने उल्लेख किया है संजौली, शिमला की घटना का। दूसरा मैंने ज़िक्र किया है सूरत की घटना का, जब गणेश पंडाल पर पथराव किया गया और पब्लिक कर्नाटक में भी हुआ। आधे घंटे के भीतर पब्लिक जो है सड़कों पर आ गई। एक मैंने उल्लेख किया है सिलीगुड़ी की घटना का। वहाँ पर फरवरी में त्रिपुरा से
एक शेर और शेरनी को लाया गया। शेर का नाम अकबर था और शेरनी का नाम सीता रख दिया गया था। उसको लेकर के वहां पर हिंदू जागरण मंच के लोग सड़कों पर उतर आए थे। और अभी जब बांग्लादेश में क्रूरता बर्बरता हुई तो सिलीगुड़ी में फिर से हिंदू जो हैं वो सड़कों पर उतर आए। ये जो पब्लिक का सड़कों पर उतरना है, ये अपने आप में हमें उस सेंसिटिविटी को जाहिर करा रहा है कि सरकारें चेत जाएं कड़ी कार्रवाई करने के लिए। आपकी बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूं कि प्रधानमंत्री लोगों को संयमित रखने की बात कर रहे हैं, सहन शक्ति बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो इनका धैर्य टूट रहा है, खरगे जैसों का, राहुल गांधी जैसों का, इनको जो साजिशें रचनी पड़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नेक्सस करना पड़ रहा है, भारत विरोधी ताकतों से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एक्सपोज होते जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री एक ठीक बिंदु पर जब ये पहुंच जाएंगे और पब्लिकली पूरी तरीके से ये एक्सपोज हो जाएंगे, तब कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री के पास इनके कच्चे चिट्ठे नहीं है या फाइलें नहीं है, या जो एजेंसियां काम कर रही हैं, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर हो, नेशनल हेराल्ड केस हो, वो सारी हाथ पर हाथ रखे बैठी होंगी। मेरे विचार से प्रधानमंत्री भी तो एक निश्चित बिंदु पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। आप सीनियर है साहब, आप कह रहे हो तो सही होगा, पर ये निश्चित बंधु अगर 10 साल में नहीं आया तो कब आएगा? बहरहाल मेरा भी कहना है कि लोगों का धैर्य चुक रहा है, लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। मुझे तो देखना होगा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम से हम मैच खेल रहे हैं, आप बताएं कोई सेंस बनता है बांग्लादेश की टीम को इनवाइट करके उसके साथ क्रिकेट खेलने का? कोई आपको तर्क समझ में आता है? मुझे तो लगता है इसके लिए लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए। कोई सेंस नहीं है इस समय बांग्लादेश के मैच खेलने का। अगर आप पाकिस्तान से बातचीत खारिज कर चुके हैं, बांग्लादेश से आप बात कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन उनके साथ क्रिकेट खेलने का भी कोई सेंस नहीं बैठता। बांग्लादेश के मैं कल प्रधानमंत्री और या फिर उनके जो चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस का बयान देख रहा था कि भारत से संबंध तो जरूर चाहते हैं लेकिन बराबरी के। इसी तरह का डायलॉग पाकिस्तान बोला करता था। इसी तरह का डायलॉग वो जो मुज्जू आए हैं राष्ट्रपति, वहाँ पे क्या नाम है, मालदीव में, वो भी बोला करते थे। तो हमने देखा ना कि ये डायलॉग बोलने के 100 दिन के अंदर उनकी गिनती शुरू हो जाती है, दिवालिये होने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। अब इसी तरह के डायलॉग आप बोल रहे हैं कि सब भारत से बराबरी चाहिए। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। और कल तो आपने देखा कि उनका वो अजान के पहले उनका बयान आ गया कि सब मंदिरों की घंटा घड़ियाल बंद हो जाना चाहिए एंड ऑल दैट। तो ऐसे में जब जिस तरह के जिहादियों को वहाँ पे जेल से छोड़ा जा रहा है, जिस तरह जमात को उठाया जा रहा है, तो उसके बाद उनसे क्रिकेट खेलने का सेंस तो नहीं बनता है साहब। देखिए जहाँ पे जो गलत है वो गलत है, फिर वो कोई करे। उनसे आप बात करना चाहते हैं, अगर आपको ग्लोबल डिप्लोमेसी, अगर आपको कूटनीति का तकाजा है कि आप उनसे अभी भी बात करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें, लगातार करें। इंगेज करना चाहते हैं इंगेज भी करें, बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस भी करें, पावर उनको बेचना चाहते हैं पावर ही बेचें, लेकिन क्रिकेट खेलना तो मेरी समझ के बाहर है। और चलते चलते एक और अहम बिंदु पर चर्चा कर लें। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के आवास पर गए गणपति पूजा के लिए। एक तो सेकुलर ब्रिगेड के लिए यही अपने आप में बहुत चौंकाने वाला तथ्य होगा कि इस देश के चीफ जस्टिस गणपति पूजा कर रहे हैं, और दूसरा उनके लिए चौंकाने वाला तथ्य ये होगा कि देश के प्रधानमंत्री उनके आवास पर गए हैं। जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, ये संजय राउत का बयान है। संविधान के घर को आग लग गई घर के चिराग से, ईवीएम को क्लीन चिट, महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार की सुनवाई पर 3 साल से तारीख पे तारीख,
पश्चिम बंगाल बलात्कार मामले में सुमोटो हस्तक्षेप, लेकिन महाराष्ट्र रेप कांड का जिक्र नहीं। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल की बेल पर तारीख, ये सब क्यों हो रहा है? क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये संजय राउत का बयान और कई दूसरी सेकुलर ब्रिगेड के लोगों की भी तीखी प्रतिक्रियाएं। क्या टिप्पणी है आपकी अनुपम जी? मैंने साहब ट्वीट किया, अगर आप उठा सकते दिखा सकते, लेकिन चले मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये 2009 का फोटो है जिसमें आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ तत्कालीन चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन को देख सकते हैं, और पार्टी क्या है आप समझ रहे हैं, इफ्तार पार्टी है। तो ये जी। साहब ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, और ये लोकतंत्र की हत्या है। दोनों ही मामलों में प्रधानमंत्री हैं, दोनों ही मामलों में सिटिंग चीफ जस्टिस हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि एक इफ्तार पार्टी और एक गणेश। और संजय राउत जैसों की बौखलाहट इसलिए भी कि चूंकि गणेश उत्सव जो है, गणपति पूजन मुंबई में और महाराष्ट्र में तो एक किसी बड़े उत्सव की तरह मनाई जाती है, और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, और चंद्रचूड़ फैमिली महाराष्ट्र को बिलोंग करती है, मुंबई को बिलोंग करती है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सब भी चल रहा होगा। संजय राउत के बयान, संजय राउत की विचारधारा और संजय राउत के राजनीति का अगर आपको असर देखना है तो आप उद्धव ठाकरे का हाल देखिए। बाल ठाकरे का लड़का जो बातें कहने के लिए और करने के लिए विवश है, ये अपने आप में संजय राउत का अचीवमेंट है। संजय राउत ने बाल ठाकरे को उद्धव ठाकरे को कहां से कहां पहुंचा दिया, कर दी। और अगर संजय राउत से उद्धव ठाकरे पीछा नहीं छुड़ाते तो आप मान के चलें कि उनका बचा कुचा कद भी समाप्त हो गया। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओसीएन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही बेबाक टिप्पणियां करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।